गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 11th का कुछ एक वीडियो तुमने देखा ही बेसिक, आज हम उसके आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्लास 11th मैथ में हम उसके आगे क्या देखते हैं, ध्यान देना। क्लास 11th मैथ में आप सम्मिश्र संख्या अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर देख रहे थे। क्या देख रहे थे? कॉम्प्लेक्स नंबर देख रहे थे। हमको उसके आगे और पढ़ना है। तो देखो क्या कह रहा है कि जैसे हमने क्या पढ़ा था, वास्तविक संख्या। जैसे ये था कि हमने बोला था कि z इक्वल टू क्या होता है, जो सभी संख्या होती है a प्लस आई बी के रूप में होती है। ठीक, जो यहाँ पे a होता है ये वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, जिसे लिखते हैं रियल z लिखते हैं। ठीक है, और जो b होता है वो काल्पनिक नंबर होता है या संख्या होता है। वो क्या होता है, इमेजिनरी, मतलब आई एम और ये z, इमेजिनरी नंबर, क्योंकि वो काल्पनिक होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे कि सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणितीय रूप में कि क्या होता है कि दो सम्मिश्र संख्या समान होंगी। कब समान होंगी हम उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सम्मिश्र संख्याएं कब क्या होती हैं, समान होती हैं। तो देखो कब समान होती हैं, कब समान होती हैं कि जब z1 इक्वल टू क्या हो, z2 के हो। कहते हैं दो सम्मिश्र संख्याएं, दो सम्मिश्र संख्याएं समान होंगी जब उनके वास्तविक तथा काल्पनिक संख्या समान होगी। ओके, कह रहा कि जे कब समान होंगे, जब इनके वास्तविक तथा काल्पनिक संख्याएं क्या होंगी, समान होंगी। अर्थात अगर मान लो z1 इक्वल टू दिया है a प्लस आई बी और z2 इक्वल टू दिया है c प्लस आई डी, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, z1 ठीक है इक्वल टू z2 के होना चाहिए। अगर ये दोनों समान होंगे तो क्या होगा, z1 इक्वल टू z2 होगा और a इक्वल टू c और ये आपका d लिख देना। ओके, और आई बी इक्वल टू आई डी के होना चाहिए। ओके, तो अगर ये आपके समान है अर्थात आई लिखो चाहे ना लिखो, a इक्वल टू सी होना चाहिए और b इक्वल टू डी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इनके सम्मिश्र संख्याएं होंगी, समान होंगी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसके आगे जान लेते हैं। आज भी इस वीडियो में हम लोग बेसिक ही समझेंगे, क्योंकि बाबू अगर बेसिक आपको तैयार हो गया तो आप धमाका तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बेसिक बढ़िया से तैयार होना चाहिए, तभी तो आप धमाका करोगे। धमाका का मतलब विस्फोट, विस्फोट कर दो सब एक तरफ से। ओके, अब देखो क्या है अगला टॉपिक, इसमें कह रहा है सम्मिश्र संख्या का बीजगणितीय में मतलब दो सम्मिश्र संख्याओं का योग। अब योग कैसे, देखो दो सम्मिश्र संख्या जैसे आपको दे दिया जाए कि z1 इक्वल टू a प्लस आई बी, ओके, दूसरा z2 इक्वल टू c प्लस आई डी, ये दे दिया गया। अब क्या करोगे, इनका योग करना है। क्या करना मेरे भैया, इनका योग करना, तो आप लिखोगे z1 प्लस z2 इक्वल टू a प्लस आई बी और c प्लस प्लस लगाओगे और c प्लस ये d है आई डी, ये ऐसे दिया है। पर इनका जो योग होता है वो ऐसे नहीं होता है मेरे भैया, ये ऐसे नहीं होता है। क्या होता है, इनमें जो काल्पनिक नंबर होते हैं, काल्पनिक नंबर जैसे कि वास्तविक वाला वास्तविक से जुड़ेगा, मतलब a प्लस सी और प्लस लगाएंगे आई बी प्लस आई डी, मतलब आयोटा बी और आयोटा डी। अब देखो आयोटा इसमें कॉमन है, आयोटा कॉमन लेंगे और बी प्लस डी। तो इस तरीके से क्या होता है, दो सम्मिश्र संख्याएं आपस में जोड़ी जाती हैं।
तो आपको जोड़ने का तरीका पता होना चाहिए। यदि आपको जोड़ने का तरीका नहीं पता है तो आप क्या करोगे, आप खुद बताओ। ठीक, तो जोड़ने का तरीका आपको पता होना चाहिए। फिर कह रहा समवरक नियम। अब समवरक नियम क्या होता है? समवरक नियम आपको ऐसे आप जान लो, समवरक नियम वह नियम होता है कि हाँ, अब देखो क्या होता है। अब मेरे समवरक नियम वह नियम होता है कि यदि Z1 भी एक सम्मिश्र संख्या है और Z2 भी एक सम्मिश्र संख्या है। जैसे हम कोई संख्या बना लेते हैं, मान लो Z1 इक्वल टू दिया है 3 + 2 आयोटा 2 आयोटा या 4 + 3 आयोटा, ऐसे दिया है। आयोटा पहले भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 मिनट मार कर रहो। ठीक है, ऐसे। अब देखो ये आपको हमें करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको ऐड कर लेना है। क्या ऐड करना, ध्यान देना। Z1 + Z2 ओके इक्वल टू क्या लिखोगे, Z1 + Z2 इक्वल टू 3 + 2 आयोटा और 4 + 3 आयोटा। यहाँ पे प्लस का जोड़ रहे हैं, 4 + 3 आयोटा। हमने कहा था वास्तविक को एक साथ, काल्पनिक वाले को एक साथ, तो 3 + 4 और यहाँ से प्लस लगा दिए 2i + 3 मतलब 2 आयोटा + 3 आयोटा, ये 7 हो जाएगा और ये +5 आयोटा हो जाएगा। मतलब जो आपको z निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 7 + 5 आयोटा। इनके कहने का मतलब है कि यदि दो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो जो तीसरी संख्या निकल के आएगी वो क्या होगी, वो भी एक सम्मिश्र संख्या होगी। ये कहने का मतलब है कि यदि दो सम्मिश्र संख्याओं को आपस में जोड़ा जाता है तो उनके द्वारा बनाई गई नई संख्या भी क्या होगी, सम्मिश्र संख्या ही होगी। ये बात इसमें हमें बताना था। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम का बाबू क्या होता है? क्रम विनिमय नियम का मतलब होता है कि यदि आपका Z1 + Z2 इक्वल टू Z2 + Z1 होना चाहिए, तो क्यों नहीं होगा बाबू? अगर 4 में 3 जोड़ो या 3 में 4 जोड़ो, बात तो साथ ही आना है। तो ये आपका क्रम विनिमय नियम होता है। क्या होता है क्रम विनिमय नियम? कि Z1 + Z2 या Z2 + Z1 इक्वल हो तो वह क्रम विनिमय नियम होता है। फिर साहचर्य नियम क्या होता है? साहचर्य नियम में मेरे भैया ये होता है कि Z1 + Z2 + Z3 इक्वल टू Z1 + Z2 + Z3। ऐसे अगर 3 नंबर है तो एक साथ ऐसे करो, ऐसे होना चाहिए। मतलब Z1 + Z2 पहले जोड़ो, फिर उसमें Z3 जोड़ो। इसमें क्या, Z2 + Z3 पहले जोड़ो, फिर उसमें Z1 जोड़ो। अगर ये ऐसा जोड़ने पर इक्वल आ रहे हैं तो ये आपका साहचर्य नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? साहचर्य नियम कहलाता है। इसके बाद योगात्मक तत्सम का अस्तित्व। योगात्मक तत्सम का जो अस्तित्व होता है वो क्या कहता है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। योगात्मक तत्सम का मतलब होता है कि जो हमारा सम्मिश्र संख्या Z है, सम्मिश्र संख्या Z है, उसमें क्या ऐड किया जाए, उसमें क्या ऐड किया जाए कि वह क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो आपको क्या करना होगा, इसमें हमें ऐसा कुछ योग करना है कि 0 हो जाए। तो आप क्या करोगे, 0 ऐड कर दो। जैसे आप Z है तो Z प्लस क्या कर दोगे, इसमें 0 आयोटा कर सकते हो। देखो क्या करना है, जैसे ये Z है, अब आपसे बोले कि Z में आप क्या जोड़ दो, इक्वल टू Z किया है। ऐसा अगर आपसे पूछे कि मेरे भैया Z में क्या जोड़ दो कि उसका क्या आ जाए, आयोटा आ जाए, आयोटा आ जाए, तो सॉरी आयोटा मेरे Z ही आ जाए, तो आप बोलोगे सर 0 आयोटा जोड़ दो ना। क्या जोड़ दो, 0 आयोटा जोड़ दो। अगर 0 आयोटा जोड़ देते हो तो आपका काम बन गया ना, Z ही आएगा, क्योंकि आयोटा में 0 का गुणा 0 और इक्वल टू क्या आ गया, Z आ गया। तो यही आपका क्या होगा, Z + 0 आयोटा ही तत्सम
तत्समक रूप होगा। क्या होगा? योगात्मक तत्सम रूप होगा। यही आपका क्या होगा? योगात्मक तत्सम रूप होगा। कब? कि जेड में क्या जोड़ दिया जाए कि क्या हो जाए, वो जेड ही आ जाए। तो बताओ बाबू जी जेड में क्या जोड़ोगे? एक ही है कि 0 आयोटा आप जोड़ दो तो वही आ जाएगा। ओके, अगर हम आगे की बात करें कि योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है बाबू, आप पढ़े होंगे 6, 7, 8, 9, 10 में कि प्लस का योगात्मक माइनस, माइनस का योगात्मक प्लस, प्लस का योगात्मक माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा? अब प्रतिलोम का मतलब होता है जेड में प्लस इक्वल टू 0। अब जेड में क्या जोड़ दे कि 0 हो जाए तो क्या होगा? माइनस जेड। यही तो जोड़ दे तो 0 हो जाएगा। अर्थात आप कह सकते हो समिश्र संख्या का जो प्रतिलोम होता है ये माइनस जेड होता है, क्योंकि योगात्मक प्रतिलोम का मतलब है अगर प्लस में तो माइनस में। ये आप पढ़े हो, ठीक है, ये आप पढ़े हो। तो यही क्या हो गया? इसका योगात्मक प्रतिलोम हो गया। तो जेड का जो योगात्मक प्रतिलोम है वो क्या है? माइनस जेड है। अभी आपसे बोलो 2 का योगात्मक प्रतिलोम -2, 5 का योगात्मक प्रतिलोम -5। आप ये सब आप 6, 7, 8, 9 में पढ़े होंगे मेरे भैया कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। सभी का योगात्मक प्रतिलोम आप पढ़े होंगे कि जेड का क्या होता है, क्या y माइनस वाई है तो प्लस वाई, प्लस वाई है तो माइनस वाई। यही क्या होता है? इसका योगात्मक प्रतिलोम होता है। तो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। दो समिश्र संख्याओं का अंतर सेम वैसे ही है जैसे हम योग किए थे, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं होने वाला है। समिश्र संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? अब आपको मैं बता दूं समिश्र संख्याओं का गुणनफल है, योग है तो माइनस होगा, सॉरी अंतर करना तो वहां पे माइनस होगा जहां पे योग करते थे। ठीक है, जैसे अगर माइनस को प्लस बनाना है तो माइनस कॉमन ले लेना है। लेकिन हम लोग समिश्र संख्याओं का गुणनफल देखते हैं। जैसे z1 इक्वल टू दिया है क्या? a प्लस ib मतलब आयोटा b, और z2 इक्वल टू दिया है c प्लस आयोटा d। इनका अगर हमें गुणनफल करना, यही है लास्ट बेसिक में, तो z1 गुणे z2 इक्वल टू a प्लस आयोटा b और c प्लस आयोटा d। तो देखो a का गुणा c में कर लो, ac, a का गुणा एक बार इसमें प्लस आयोटा ab ad, फिर प्लस लगाओगे आयोटा b का गुणा c में करोगे एक बार तो c या bc आयोटा लिख सकते हो या आयोटा bc, फिर इसका गुणा इसमें करोगे तो प्लस आयोटा स्क्वायर bd। ये होगा। आपको गुणा करने के द्विघात गुणनखंड वाले में आपको पता है कैसे गुणा किया जाता है। एक बार इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें और इसका इसमें। तो देखो ये हो जाएगा AC और यहाँ पे ये होगा आपका AC प्लस यहाँ से I कॉमन ले लो मतलब आयोटा, तो आपको मिल जाएगा AD प्लस BC। ओके, और प्लस यहाँ पे देखो आयोटा का जो गुणा करो आयोटा स्क्वायर होगा, वो मैंने भूल गए। और हमने बताया था कि आयोटा स्क्वायर, चूंकि यहाँ पे लिख देना कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये आपको माइनस BD मिल जाएगी। ओके, तो AC और ये माइनस BD एक क्वेश्चन में कर लो, और दूसरे में प्लस आयोटा कॉमन है AD प्लस BC। तो ये आपका फार्मूला बनता है, किसका फार्मूला बनता है? गुणनखंड का, AC माइनस BD प्लस आयोटा AD प्लस BC। तो ये क्या बनता है? अगर गुणनखंड करना तो ये फार्मूला आपको याद करना होगा। यही फार्मूले से आप लोग गुणनखंड लगाना, ना कि इतना करना, बस आपको ये याद रखना होगा। अगर ये याद है तो काम बन सकता है। बाकी इसमें भी साचर नियम है, तमाम नियम है, क्रम विनिमय नियम है, समरक नियम है, बस सेम ऐसे ही है, सब कुछ है। जैसे जोड़ में क्रम विनिमय नियम था वैसे इसमें क्रम विनिमय नियम है। Z1 प्लस Z2 जोड़ में होता था कि Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1, Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1। उसी प्रकार से उसमें भी है कि Z1 Z2 गुणे में इक्वल टू Z2 गुणे Z1, मतलब सेम है क्रम विनिमय नियम, साचर नियम, जो भी है एक ही रूल होता है, चाहे गुणे का हो चाहे जोड़ का हो, मतलब किसी का भी। तो आप कर लोगे ना बाबू। तो आज के लिए इतना ही, कल से हम लोग टॉपिक पे चढ़ेंगे। ओके।
कल से टॉपिक पढ़ाया जाएगा, आप लोग मेहनत से पढ़ना। सभी लोग, देखो मैंने टेस्ट लिया था, सभी लोग टेस्ट नहीं दिए। अब इसका मतलब जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है उन लोगों को बाहर कर दिया जाए। मैं चाहता हूँ सभी लोग पढ़ो, लेकिन आप लोग पढ़ना नहीं चाहते। ठीक है, ग्रुप का मतलब है कि आप सब लोग उसमें जितने लोग हो उतने लोग मेहनत से पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई वह धन है बाबू की जिससे आप कुछ भी कर सकते हो, और अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग मेहनत से पढ़ो। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बाकी धन्यवाद।